नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और चर्चा की शुरुआत होगी कच्चे तेल के साथ, क्योंककि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है। और इस वक्त आप देखिए कि जो MCX पर कच्चा तेल है करीब 3.5% ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब 2.5% की तेजी कच्चे तेल में दिख रही है। सवाल ये है कि क्या क्रूड की ये तेजी टिकाऊ है ओपेक प्लस के फैसले के बाद, क्योंकि ओपेक प्लस ने यह तय किया है कि जनवरी में भी रोजाना 4 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या क्रूड का मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, या ओमिक्रॉन की वजह से जो डिमांड घटने की आशंका बढ़ रही है उस वजह से कच्चा तेल दबाव में आ जाएगा? इसी पर हम पहले बात करेंगे। और नरेंद्र तनेजा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर आपसे यही कि क्या होगा सर अब क्रूड का? देखिए, अभी तक जो है कोविड का नया वेरिएंट जो है उसको लेकर के ऑयल मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है। बीच में थोड़ा उत्साह दिखता है, कुछ डॉक्टर्स जब कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अभी जो भी आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं वो उसकी मुख्य वजह यह है कि ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल मार्केट अभी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। अभी भी कुल मिलाकर आशंका बनी हुई है कि शायद नया वेरिएंट जो है उससे जो है पूरी दुनिया के अंदर तेल की मांग घट सकती है, कुल मिलाकर के लॉकडाउन वापस आ सकते हैं। तो ये डर बना हुआ है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये न्यू वेरिएंट वास्तव में खतरनाक नहीं है, ये इतना नुकसान नहीं करेगा, तब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती। ओपेक खुद इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन में है कि किस तरह का वो स्टैंड लें। तो उनका ये स्टैंड रहेगा, मुझे ऐसा लगता है ये स्टैंड है कि भी ठीक है, अभी जैसा उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से चलेंगे, उसी हिसाब से जो है वो लिफ्ट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी मार्केट में असमंजस है, एक कंफ्यूजन है, और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि न्यू वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। न्यू नॉर्मल जो एक तरीके से पिछले 3-4 महीने से दिख रहा है वो जारी रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ऑयल की कीमतें उसी हिसाब से मूव करेगी। लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में असमंजस है। हमको 5-6 दिन और वेट करना पड़ेगा जब तक कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस बात को स्पष्ट नहीं कर देते हैं कि जो नया वेरिएंट है ये कोई डरने की इसकी बात नहीं है। लॉकडाउन जैसे हालात नहीं आएंगे, जो आवागमन पूरे देशों में शुरू होगा ये चलता रहेगा। इसको लेकर जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तेल की जो कीमतें किस दिशा में जाएंगी कहना मुश्किल रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी के हालात में कुछ भी कहना मुश्किल है, कि मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी कि आगे ओमिक्रॉन को लेकर क्या हालात बनते हैं उसके बाद क्रूड मार्केट की चाल तय हो पाएगी। अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो जाहिर तौर पर डिमांड कम होगी, फिर दाम नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर हालात सुधर गए तो डिमांड बढ़ भी सकती है। तो बिल्कुल तनेजा जी ने परफेक्ट बात कही सर। लेकिन बताइए, जब इस तरह के हालात होते हैं, जब आप भी कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, तब इस तरह के टारगेट आ जाते हैं। जेफरीज की तरफ से ये कहा गया कि $150 क्रूड चला जाएगा। देखिए, अगर आप 120 साल का इतिहास उठा करके देखें, इस तरह की बातें कही गई। कभी किसी हेज फंड्स ने बोला, बड़ी बड़ी संस्थान है, गोल्डमैन सैक्स ने बोला, एक दफे इकोनॉमिस्ट जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने कहा था तेल $10 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा। आते हैं, लेकिन जितनी भी इस तरह की घोषणाएं या वादे या एक तरीके से बातें करी जाती हैं वो सब झूठ साबित होती हैं। तेल, हकीकत यह है कि तेल में आज से 25 साल बाद क्या कीमत होगी, 2 साल बाद की कीमत होगी, ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए ठीक है, अपने अपने लोग प्रेडिक्शंस करते हैं अपने एनालिसिस के बेस पे, और हो सकता है कुछ ईमानदारी से भी करते हो, ऊपर उन पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। हमको ये देखना चाहिए आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति यह है कि नया जो कोविड का वेरिएंट है इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है। जब तक वैज्ञानिकों की तरफ से, WHO की तरफ से एक क्लियर पिक्चर नहीं होती है, जो भी प्रतिक्रिया है वो देश करे या बाजार करेगा वो सही नहीं होगी, वो गलत होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अभी और इसका उम्मीद थी कि आज तक, फ्राइडे को, आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर वैज्ञानिकों को कहना है अभी उनको 10 दिन और चाहिए। तो जब तक ये नहीं होता तो तमाम लोग जो बोल रहे हैं, कोई $100 बोल रहा है, 130, इसका बेसिस कुछ नहीं है। ये अपना अपना लोगों का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली होता वो है जो ग्राउंड रियलिटी होती है।
अगर ये वेरिएंट जो है खतरनाक नहीं है तो मुझे लगता है कि न्यू नॉर्मल की जो स्पीच है वही चलने वाली होगी। तेल की कीमत क्रिसमस तक अप एंड डाउन होती रहेंगी, लेकिन अगले साल में और उससे अगले साल में तो कीमतें बढ़नी है, क्योंकि जितना निवेश होना था वो हुआ नहीं है। डिमांड तो बढ़ेगी अगर न्यू नॉर्मल ठीक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मेरा जैसे मानना है कि अभी 10 दिन और वेट करना पड़ेगा, जब तक वैज्ञानिक और डॉक्टर स्पष्ट नहीं कर देते ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, और तमाम देशों की जो सरकारें हैं वो उसको लेकर के अपने इंतजाम जो है उसको जाहिर नहीं करती। ये बहुत परफेक्ट एनालिसिस है क्रूड को लेकर के। और अभी मतलब आपको कोई भी टारगेट दे दिया जाए क्रूड को लेकर तो वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अभी खुद किसी को नहीं मालूम कि आगे के हालात क्या होने वाले हैं। तो बिल्कुल जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती है ओमिक्रॉन को लेकर, क्रूड के मार्केट में कंफ्यूजन बना रहेगा। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए। लेकिन अजय जी, कंफ्यूजन के हालात में कोई ट्रेड लिया जाए, या आप लोग कुछ टेक्निकल चार्ट पर आपको कुछ कंफ्यूजन दूर होता हुआ दिख रहा है और टेक्निकली कुछ ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से कच्चे तेल में? गुड इवनिंग नितिन जी। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 70 के नीचे अभी भी ट्रेंड वीक है, 62 तक का लेवल आ सकता है। बट फ्रेंकली हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी तक हमको ये स्लो एंड स्टडी मूव मिलेगा। बट जिस ढंग से पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने भारी गिरावट आती हुई देखी तो तुरंत रूप से हमको टारगेट मिल गया। टाइमिंग मुझे लगता है कि जैसे तनेजा जी ने कहा, आगे का लंबा व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज कोरोना का क्या होगा, आगे का डिमांड क्या रहेगा। बट ओवरऑल मैं अगर अगले 2 से 3 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है कि डिमांड ऑलरेडी जो हमारा प्री पेंडेमिक वाला सीन था उतना तो रहना ही रहना है। तो आई थिंक प्राइजेस शुड बी एट कंफर्टेबल जोन ऑफ 60-62। तो मेरी सलाह रहेगी, जो ये अभी बाउंस आया ये टेक्निकल बाउंस है, इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ब्रांड है वो 70 के ऊपर नहीं टिक सकता एज ऑफ नाउ, लुकिंग टू दी सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन। तो आई थिंक के प्राइसेस में फिर से गिरावट आनी चाहिए। एमसीएक्स की अगर बात करें तो 5160 पे बेच के चलिए, 5280 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में वापस 5000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 5000 के नीचे एक बार फिर से कच्चे तेल का भाव आ सकता है, जो अभी 5150 पर है। आपका क्या मानना है प्रथमेश जी, आज कोई ट्रेड क्रूड में? गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से काफी सारी इफ्स एंड बट्स है क्रूड मार्केट्स को लेकर। अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन भी है एक तरफ से डिमांड को लेकर चिंताएं भी है, टेक्निकल बाउंस बट ऑब्वियस यहाँ पे दिखता है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से राइज होना है तो करीब $3 का राइज इमीडिएटली मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में पॉसिबल है। जो क्रूड का भाव M6 पे करीब 5100 और 5240 के करीब लेके जा सकता है। बट मेरे ख्याल से अगर आपको आज के लिए कुछ ट्रेड करना है तो फिर आपको ट्रेड करने के लिए 5020 के आसपास क्रूड बाई करना रहेगा। 2940 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर में टारगेट 5180 के रहेंगे। तो ये काफी वोलेटाइल रह सकता है, ये पर्टिकुलर काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि आप देखिए कि मार्केट कितना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो भी आप ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूड के बाद अब बात करते हैं सोयाबीन की, जहां पर आज जबरदस्त तेजी का माहौल बना है। और सोयाबीन का प्राइस आज दिसंबर का वायदा 4% और जनवरी का वायदा 5% से ज्यादा बढ़ा है। बड़ी तेजी आई है सोयाबीन में। आखिर क्यों सोयाबीन में इतनी बड़ी तेजी है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ये तेजी टिकाऊ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सर। क्या हो रहा है सर सोयाबीन में? ये जनाब, ये सोया मील की जो इंपोर्ट की परमिशन जो है उस पे सोयाबीन के रेट आजकल निर्भर हो रहे हैं। तो वो सोया मील का जो इंपोर्ट की परमिशन थी वो ये वीक एक्सपेक्टेड थी, तो वो अभी तक आई नहीं है। उस कारण से जो सोयाबीन में जो प्लेयर्स हैं उनको लग रहा है कि डिले हो गया या शायद क्या हो रहा है, तो उस कारण से उन्होंने मार्केट को ऊपर खींचा है। बिकॉज ये मार्केट कोई भी गवर्नमेंट का मूव या अनाउंसमेंट जो है उसके लिए 1-2 दिन वेट करता है, उसके बाद में मार्केट अपना एक लाइन लेवल पकड़ता है। तो वो बात हो रही है। सो उस कारण से हमने देखा कि सोयाबीन में आज ये जो बढ़त आई है। दूसरी कारण ये भी है कि जो 2-3 दिनों से जो ओमिक्रॉन वायरस के चक्कर में क्रूड और सब इंटरनेशनल मैक्रो मार्केट्स भी गिर रहे थे, वो कल रात को लेट जाके स्टेबल हो गए हैं। तो उस कारण से भी थोड़ा सा सोया ऑयल में भी हमने देखा करीबन 150 पॉइंट ऊपर हो गया है कल रात से अभी तक के बीच में।
तो ये चाइना मार्केट भी आज करीबन 3% अप था ऑयल में, तो ये इस कारण ने भी हेल्प किया है जो सोया ऑयल में और सोया सीड के कीमतें को ऊपर ले जाने में। तो अब हमने एक बार जो लो देखा है, अभी लग रहा है कि ऑयल में अभी ये लेवल जो है एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है एंड अभी इंटरनेशनल मार्केट से अधिक क्लू नेगेटिव नहीं मिलते हैं, तो इंडिया मार्केट तो बैक टू बैक चलने वाला मार्केट है, बिकॉज हमें तो 70% इम्पोर्ट करना है। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी। लेकिन एक सवाल और आपसे सर, कि आप जरा बताएं कि चूंकि आज एक बड़ी खबर आई कि तिलहन में पोजीशन लिमिट में भारी कटौती की गई, मार्जिन भी 6% से घटाकर 4% किया गया, 3 जनवरी से ये सब लागू होने हैं, फिर भी मार्केट का सेंटीमेंट इतना मजबूत कि इस फैसले के बाद भी कोई सेंटीमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा प्राइस के ऊपर, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस चीज का कीमत पे, आज की कीमत पे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। ये तो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और एनसीटेक्स ने लिए और 3 जनवरी से अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल में तो ये 6% की लिमिट डेली फ्लक्चुएशन को जो 4% किया है, ये बहुत सेंसिबल काम है। ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था लोगों को, 4 महीने पहले से ही बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये सब सेंसिटिव कमोडिटीज है और इनमें 6% डेली फ्लक्चुएशन बहुत लंबा चौड़ा होता है एंड फिर वो मार्केट एक साइड रन पकड़ लेता है तो फिर वो गवर्नमेंट की नजरों में आ जाता है। हमने देखा वो चीज सरसों और रेपसीड के फ्यूचर्स के साथ में होते हुए, और फिर वो रोज सोने के अंडे खाने की जगह मुर्गी काटने गए तो वो फ्यूचर्स ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। तो वही डर है कि भाई हम लोग यदि लिमिट में नहीं चलेंगे या इन एक्सचेंजेस एक प्रॉपर लिमिट डिफाइन नहीं करेंगे तो हम सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वो फ्यूचर्स से अपना पर्पस सर्व करते हैं, जहाँ तक किसान है, ट्रेडर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, वो सबके लिए फिर एक धम से एक्शन आएगा और बैन हो जाएगा। उससे जगह ये अच्छा है कि एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में काम चले, कि पोजीशन लिमिट भी बहुत ज्यादा न रहे हर सिंगल मेंबर के पास में या क्लाइंट के पास में, और एट द सेम टाइम डेली फ्लक्चुएशन भी 4% रहे। तो ये तो सराहनीय है एक्सचेंज की कदम। 4 महीने पहले ही आ जाती तो शायद सरसों के फ्यूचर्स में भी बैन नहीं होने की नौबत आती थी, ये हमारा ख्याल है। लेकिन अभी ठीक है, अभी जो हो गया 2 महीने 3 महीने और जरूरी है। उसके बाद में वर्ल्ड में जब एडिबल ऑयल की कीमतें अच्छी तरह से कम हो जाएगी, ठीक है, तब हम गवर्नमेंट को अर्ज करेंगे कि भाई ये सब चीजों को रेपसीड मस्टर्ड सीड का फ्यूचर भी शुरू करें और पोजीशन लिमिट में भी थोड़ा रिलैक्सेशन करें। ओके, डेली फ्लक्चुएशन 4% बहुत है। इंडिया जैसे देश के लिए जो कंज्यूमिंग नेशन है और शॉर्टेज वाला नेशन है, हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ डेली फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल बेंचमार्क नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने नाम दिया इनको सेंसिटिव कमोडिटी करके। हाँ, ठीक बात है। और अब हम बात करते हैं कि आज का जो मार्केट है, खास करके अगर हम गोल्ड के प्राइस को देखें अजय जी, तो क्या आज शाम के लिए कुछ और तेजी की गुंजाइश आपको गोल्ड में दिख रही है क्या इस भाव पर? देखिए, मैंने पूरा हफ्ता हमने देखा कि सोने चांदी में कंटिन्यू दबाव बना है। जिस ढंग से हमने बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम पे रोक लगते हुए देखी है, उसका एक असर रहा और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं टेक्निकली ओवरसोल्ड दिखाई देने लग गया है, क्योंकि अगर हम पिछले 15 दिन के ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट 1870 से हमने 1770 का लेवल, 100 से ज्यादा डॉलर की गिरावट हमने गोल्ड में देखी है। तो एक टेक्निकल पुल बैक हम देख सकते हैं, बट शाम का डेटा अगेन हम देख रहे हैं कि डॉलर के लिए काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो एक छोटा जंप हम देख रहे हैं, जो 47,850 तक का लेवल, कल भी हमने 833 तक का लेवल बनते हुए देखा, तो सेम लेवल हम 47,850 तक का लेवल गोल्ड में देख सकते हैं। वहां पे अपनी को लॉन्ग पोजीशन निकालनी चाहिए। नई तेजी के लिए 48,100 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। प्रथमेश जी, चांदी में आज कोई ट्रेड लिया जाए या अभी दूर रहा जाए? मेरे ख्याल से ट्रेड लेना चाहिए इस काउंटर में। 360 के आसपास से काउंटर काफी अच्छा दिख रहा है और मेरे ख्याल से सेल करना चाहिए। 60 to 150 का स्टॉप लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 59.780। ठीक है, तो ये राय आपकी है सिल्वर के ऊपर। बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, अजय जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा।